सर मैं और ओपन चेक, क्रॉस चेक। ओके, आई थिंक कि लास्ट क्लास में बहुत सारे 10-12 तो नहीं थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन चलते हैं विशाल मिश्रा के पास। विशाल, आवाज आ रही है मेरी? विशाल मिश्रा, मिश्रा जी आवाज आ रही है? यस सर। लास्ट क्लास थे आप? नो सर। किधर थे? सर मेरा फर्स्ट क्लास। अच्छा, आपकी पहली क्लास है। ओके ठीक है। आकांक्षा माने घाटकोपर। आकांक्षा आवाज आ रही है? यस सर। ये बियरर चेक क्या होता है आकांक्षा? व्हाट इज बियरर चेक? सर उससे हम किसी को भी ट्रांजैक्शन पे कर सकते हैं, बिकॉज नाम क्या नहीं दिया कर सकते रहता। हैं? ट्रांजैक्शन पे कर सकते हैं उससे। ओके ठीक है, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हाँ चलिए, जो लास्ट क्लास नहीं थे एक बार इस बोर्ड को देख लीजिए और 5 मिनट में मैं लास्ट क्लास का रिवीजन दे देता हूं। उसके बाद हम आगे चलेंगे, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आपकी जो भी चेक होती है उसमें लिखा रहता है पे, उसके सामने एक लंबा साइन रहता है, फिर एक नीचे लाइन रहता है। यहाँ पे आपको आपका अमाउंट लिखना है। यहाँ पे आपके जो डेट का फॉर्मेट होता है वो DDMMYY के फॉर्मेट में होता है। यहाँ पे यू नीड टू साइन। यहाँ पे आपकी 6 डिजिट हमने लिखा था, फॉलोड बाय 9 डिजिट, और फिर से हमने लिखा था 6 डिजिट, और फिर से हमने 2 डिजिट लिखा था। और यहाँ पे एक आपको चाहे तो एक फ्लैग टाइप का दिखेगा या फिर एक बॉक्स में दिखेगा जिसको आप रीड नहीं कर सकते हैं, बारकोड टाइप का आपको दिखेगा। ये हमने चेक का आपको खाका बताया था। ये ऐसा चेक होता है, अमूमन ऐसा होता है, ठीक है, वो तो वैसा तो चेक मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, ऐसा चेक होता है। इसमें हमने लिखा, ये लास्ट क्लास की बात बता रहा हूं, जो लास्ट क्लास नहीं थे या तो अपने पुराने वीडियो को रेफर करें या फिर इस क्लास में जो रिवीजन की बातें हैं वो अगर समझ सकते हैं तो समझें, और अंत में मेरे से पूछिएगा सर ये नहीं समझ पाए। आज की तारीख कौन सी है? डेट 25th of July 2021। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 25th of July 21 भी आपने लिखा तो भी वो गलत है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है कि DDMMYY के फॉर्मेट में ही आपको लिखना है। यहाँ पे आपने लिखा 5000 फिगर में, और यहाँ पे आपने लिखा 5000 इन वर्ड, 5000 ओनली, ऐसा आपने लिखा और आपने दिया किसी को। इस देने के आधार पे मैंने 2 नाम बताए थे। एक बताया था ओपन चेक। इस ओपन चेक को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। एक को बताया था कौन सा? बियरर ऑर्डर। बियरर चेक, और दूसरा जो उसका भाई है उसका नाम था ऑर्डर चेक। तो ऑर्डर चेक और बियरर चेक के बारे में मैंने बताया है आपको। क्रॉस चेक की बात मैंने बताई आपको। स्पेशल क्रॉस चेक की बात मैंने बताई आपको। माइक ऑफ करो। PDC के बारे में मैंने आपको बताया, ADC के बारे में मैंने आपको बताया, और स्टेल चेक के बारे में मैंने अभी तक आपको जानकारी दी है। तो ये जो 6 टाइप के चेक हैं इनके बारे में मैंने बताया है। एक बार बता दूं कि ओपन चेक क्या होता है। ओपन चेक होता है वैसा चेक जिसको आप इन कैश कर सकते हैं ओवर द काउंटर। अगर आप चेक लेके गए और आपको पैसा मिल रहा है, हाथ में मिल रहा है, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, इसको चेक हम कहते हैं, बट दिस इज द टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कब आया? तो 1881, सोच लें कि आज से 100 साल से भी पुराना ये एक्ट है आपका, 1881 का ही एक्ट है, जिसका एक भाग आपका चेक है, दूसरा प्रोमिसनरी नोट है, तीसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। प्रोमिसनरी नोट क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, आगे क्लास में हम देखेंगे। हमने बताया कि अगर ओवर द काउंटर आपको पेमेंट मिलता है, बोलो आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। यस सर। अगर ओवर द काउंटर आपको पेमेंट मिलता है, इट मीन्स योर इंस्ट्रूमेंट इज ईदर बियरर और ऑर्डर। यही 2 ऐसे चेक हैं जिसमें आपको कैश हाथ में मिलेगा काउंटर पे अगर आप इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहे हैं। तो
लेकिन लास्ट क्लास में ही बताया था मैंने कि पे टू राम, और राम नहीं गया है, उसकी जगह सीता चली गई है। और आपके चेक पे लिखा रहता है और बियरर, जो लास्ट क्लास नहीं थे, आपके पास अगर चेक होगा तो एक बार देख लीजिएगा, हमेशा डेट के नीचे लिखा रहेगा और बियरर। अगर बियरर नहीं लिखा हुआ तो लिखा रहता है और ऑर्डर। तो राम साहब अगर नहीं गए, सीता गई है पैसा लेने के लिए और उसको अगर पैसा मिल रहा है, इट मीन्स द चेक इज बियरर चेक। बियरर चेक की सीधी सी परिभाषा है, सीधा सा डिफिनेशन है कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी आया गया, आपका चेक रोड पे गिर गया, कोई भी उसे उठा के अगर बैंक में प्रेजेंट करता है तो उसे बैंक वाले पैसे हाथ में दे देंगे। आप बैंक में जाके ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मैंने तो राम के नाम से दिया था, राम तो खुद मैं ही हूं और कोई तीसरा आदमी थर्ड पार्टी पैसा उठा के चला गया। क्योंकि बियरर चेक ये कहता है whosoever is bearing the instrument, जो कोई भी इंसान आपके इस इंस्ट्रूमेंट को अपने हाथ में लेके बैंक के दरवाजे पे आता है, बैंक वाले को उसे पैसा देना है। दिस इज आरबीआई गाइडलाइन अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन बैंक में पहुंचने से पहले आपने बियरर को कट कर दिया, तो उस कंडीशन में दिस चेक बिकम ऑर्डर चेक। अभी ये चेक कन्वर्ट हो गया ऑर्डर में, और फिर बैंक वाले सिर्फ और सिर्फ राम को ही पैसा देंगे, थर्ड पार्टी को पैसा नहीं दे सकते हैं। दिस इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है? एन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय होम। इंस्ट्रक्शन कौन देता है लास्ट क्लास वाले? RBI। ड्रॉवर देता है। एन ऑर्डर गिवन बाय ड्रॉर। जो खाते धारक है, जो अकाउंट होल्डर है, उसको जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम है ड्रॉर। जिसको पैसा मिल रहा है उससे जिस नाम से हम जानते हैं वो है पेई। तो आपके, मेरे और राम के बीच में जो आदमी काम कर रहा है वो बेसिकली एक आदमी नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। वो इंस्टीट्यूशन एक बैंक है, क्योंकि मैं ऑर्डर दे रहा हूं बैंक को कि राम को पैसा दे दिया जाए। तो ये जो बैंक है, इस बैंक को जिस नाम से हम जानते हैं वो है ड्रॉई। So there are three parties involved in negotiable instruments like check. One is drawer. Drawer is always account holder. Second is drawee. Drawee is always concerned bank. And third is payee. Payee मतलब जिसको पैसा मिल रहा है वो payee होगा। तो ऑर्डर चेक में सिर्फ और सिर्फ राम कुमार को ही पैसा मिलेगा। बैंक वाले बोलेंगे कि राम कुमार साहब आप खुद आए हैं तो आप एटलीस्ट अपना आईडी प्रूफ दिखाइए। अगर आईडी प्रूफ से वेरीफाइड होगा कि राम कुमार है सामने मौजूद तो हम उससे पैसा देंगे। दिस इज व्हाट बियरर एंड ऑर्डर। इसकी बात हमने लास्ट क्लास आपको बताई थी। क्रॉस चेक क्या होता है? अगर इस चेक पे लेफ्ट हैंड साइड टॉप में हमने डबल क्रॉस लगा दिया, उस कंडीशन में राम कुमार जाए, सीता देवी जाए, कोई भी जाए, पैसा हाथ में नहीं मिलेगा। क्रॉस का मतलब ही होता है एन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ड्रॉर टू ड्रॉई, please do not pay the 5,000 rupees in the hand of the customer. Please divert this fund through account only. It means what? Cross check is always and always account payable. तो ये safest check है। देखिए अगर क्रॉस आपने कर दिया है तो हमेशा और हमेशा अकाउंट में ही जाएगा वो। तो अकाउंट के थ्रू आपका चेक गिर भी गया है, मैं मानता हूं कि राम कुमार के नाम से इस 1,35,00,000 या 35 करोड़ की आबादी में बहुत सारे राम कुमार होंगे। लेकिन अगर उनके अकाउंट में जाता है पैसा तो एटलीस्ट उनके केवाईसी के थ्रू हम उस आदमी को पकड़ सकते हैं। लेकिन ऑर्डर चेक और बियरर चेक आपका रोड पे गिर गया और उस बंदे ने मास्क लगा के बैंक से पैसा उठा लिया तो लास्ट सीसीटीवी को हम खंगालते रह जाए, हम उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इस कारण से क्रॉस चेक इज सेफ चेक, व्हेयरएज ओपन चेक इज नॉट सेफ चेक, है ना। तो क्रॉस चेक में क्या बोला मैंने कि ऑलवेज एंड ऑलवेज अकाउंट पेएबल। नेक्स्ट, अगर क्रॉस चेक के बीच में हमने डबल क्रॉसिंग के बीच में लिख दिया है SBI, तो ये पैसा जिस बैंक में जाएगा वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ही ब्रांच होगी। जब तक हमने SBI नहीं लिखा था तब तक राम कुमार अपने 10 ब्रांच उनके पास है, 10 बैंक में अकाउंट है, तो किसी भी बैंक में वो डालते उनका चेक क्लियर हो जाता। लेकिन अगर मैंने क्रॉस करने के बाद वहां पर लिख दिया कोटक महिंद्रा बैंक, तो राम कुमार सिर्फ और सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक में ही अगर चेक डालेंगे
तो ही क्लियर होगा, अदरवाइज वो चेक SBI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किसी भी बैंक में क्लियरिंग नहीं होगा, क्योंकि ये जो चेक की टाइप है वो है स्पेशल क्रॉसिंग चेक। अभी मेरे से पूछिए इस 4 चेक में क्या नहीं समझ में आया, जो लास्ट क्लास थे या ना थे? सर ऑर्डर का एक बार बता दीजिए ना, अगर पहले तो ये बताओ कि लास्ट क्लास क्यों नहीं थे, वो बताओ पहले। क्या सर? लास्ट क्लास क्यों नहीं थी वो पहले बताओ, उसके बाद बताता हूँ ऑर्डर चेक क्या है। सर वो एक बीच मतलब लेक्चर का जो रेगुलर टाइम रहता है उसमें नहीं था ना, तो वो क्लास में वो टाइम में मेरा दूसरा क्लास था, इसलिए मैं नहीं थी। चलो इस बात को मैंने माना। अब ये बताओ कि वो जो लेक्चर मैंने लिया वो तो यूट्यूब पे भी है? हाँ सर, मैं ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था वो लेक्चर, तो मैंने सर अरे से भी बात किया था। कैसे नहीं तो मिलेगा? सर मैं ढूंढी, मुझे नहीं मिला। जब भी आप लोग यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब पे जब आप ऑफिशियल चैनल खोलते हैं तो उसमें वीडियो में जाने का, और वीडियो में जाओगे तो क्रोनोलॉजी में मतलब रिसेंट वीडियो सबसे ऊपर दिखेगा। आप डायरेक्ट अगर खोजोगे तो नहीं मिलेगा वो, तो ऊपर में सर आइकन मतलब लिखा होता मैंने है वीडियो उसी दिन जिस दिन प्लेलिस्ट। आपका लेक्चर था ना, उस दिन नहीं ढूंढा था, 2-3 दिन के बाद ढूंढा था, तो मुझे मिल ही नहीं रहा था वो लेक्चर। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, ठीक है, अभी नहीं मिला कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। यूट्यूब पे वीडियो को खोजने के लिए भी आपको वीडियो में ही जाना पड़ेगा। ऐसे आप अगर डायरेक्ट सर्च करोगे ना तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस हायरार्की में रहता है, रैंडमली आपको वीडियो दिखेगा। तो जब आप जाओगे, जब यूट्यूब पे आप खोलते हो फोकस का चैनल, तो वहां पे आपको ऊपर में जो टास्क बार है वहां पर दिखता है वीडियो प्लेलिस्ट, तो उसमें वीडियो में जाइए, फिर क्रोनोलॉजी में वीडियो दिखेगी। 2 घंटे पहले की सबसे ऊपर, रिसेंट वाला उससे भी ऊपर, 5 दिन वाला सबसे नीचे दिखेगा। इस टाइप से आप वीडियो खोज सकते हैं, अदरवाइज वीडियो खोजने में भी प्रॉब्लम आएगा। चलो आपने पूछा कि सर ऑर्डर चेक क्या है, पहले आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, फिर शायद कोई दूसरे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर उनके पास चलूंगा। ऑर्डर चेक क्या होता है? अगर ऑर्डर चेक के ऊपर यहाँ पे जिस व्यक्ति का नाम लिखा होगा उसी व्यक्ति के हाथ में बैंक वाले को पैसा देना है, दिस इज ऑर्डर चेक। सीधी सी एकदम सिंपल भाषा में समझो, ऑर्डर चेक में जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है, he is the only person, जिसको हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स, वही एकमात्र ऐसा इंसान है जिसको पैसा हाथ में मिलेगा। लेकिन अगर ऑर्डर नहीं है तो फिर यहाँ पे कोई भी नाम, मुकेश अंबानी का भी नाम लिखा हुआ है और नीता अंबानी भी चली गई, मेरे को भी मिल गया, मैं भी चला गया, तो मेरे को भी पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो बियरर का मतलब क्या है? मैं चेक को बियर कर रहा हूं, मेरे पास चेक है तो मेरे को पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑर्डर में जिसका नाम बैंक वाले को चेक के ऊपर दिखेगा, बैंक वाले सिर्फ उसी को पैसे देने के लिए आजाद हैं, अदरवाइज नो ऑप्शन। अभी समझ में आया? हाँ सर। सर आपने बोला था कि बेयरर अगर कट किया रहेगा तो ऑर्डर चेक बन जाता है ना? यस, अगर आपने बियरर से एक क्रॉस कर दिया तो दिस चेक बिकम ऑर्डर। अगर ऑर्डर है उससे आपने एक क्रॉस कर दिया तो ऑर्डर बिकम बियरर। ओके है ना? सर ऑर्डर चेक के ऊपर आपने क्रॉस कर दिया तो सर उससे फ्रॉड वगैरह भी हो सकते हैं ना सर? पहले तो ये बताओ लास्ट क्लास से क्या तुम? नहीं था, लेकिन सर वीडियो देखा मैंने। हाँ, अब पूछो, क्वेश्चन पूछो। वीडियो देखा है तो फिर क्वेश्चन पूछो। हाँ सर, ये ऑर्डर चेक है और उसके ऊपर समझ लो अगर मेरे को रोड पे कोई ऑर्डर चेक मिला, मैंने उसे उठा लिया और ऑर्डर चेक के ऊपर मैंने क्रॉस करके बैंक में चले गया, तो क्या ऐसे तो फ्रॉड हो जाएगा ना? सामने वाले के पास से पैसा चले जाएगा और जिसके पास जाना था उसको मिलेगा भी नहीं। हाँ, चला जाएगा ना, मैंने पहले ही बताया कि ओपन चेक इज नॉट सेफ चेक। ओपन चेक का ही बेटा है ना बियरर ऑर्डर। आपने बैंक जाने से पहले आपने मेरा क्लास कर लिया था तो आपको पता था कि पहले ही जाने से पहले क्रॉस कर देने का है, तो ऑर्डर बिकम बियरर। बियरर में फिर मास्क लगाने का, हेलमेट पहनने का और जाके पैसे उठा के, और फिर उधर कौन सा वो होटल है उधर थाने में, बहुत बड़ा सा होटल गया था, भूल गया नाम, उधर जाके फिर खाने का नॉन वेज, है ना? ओके ओके सर। सर स्पेशल क्रॉस एंड सर एक और डाउट था मेरे आपने को। क्या बोला वो फिर से रिपीट करो ना, वो जो ऑर्डर का बोल रहे थे ना, वो क्या ऑर्डर को कट करके अगर बेरर बना देते? हाँ, चेक है आपके घर में? हाँ है सर। अगर चेक निकाल सकते हैं 2 मिनट के अंदर तो समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से।
चेक निकालो जरा 1 मिनट के अंदर, जल्दी बोलो पापा को मम्मी को चेक देने के लिए। सर 1 मिनट में भी निकाल के लाती हाँ फटाफट निकालो सर। जिसको नहीं समझ में आ रहा है फटाफट चेक निकालो, 1 मिनट के अंदर सब सारी बात समझ में आ जाएगी। सर क्रॉस चेक में डबल क्रॉसिंग ही करना होता है ना? ओनली एंड ओनली टॉप लेफ्ट हैंड साइड डबल क्रॉस पैरेलल। हेलो सर। ओके सर चेक में सिर्फ बेरर लिखा होता है ना, ऑर्डर नहीं लिखा होता है। चेक में अब देखो लास्ट क्लास नहीं करोगी तो यही क्वेश्चन पूछोगी आप। चेक में बियरर भी लिखे होते हैं, ऑर्डर भी लिखे होते हैं। बियरर जनरली उस चेक पे लिखा होता है जो सेविंग अकाउंट का चेक है, क्योंकि हम अपने पर्पस अपने फैमिली के पर्पस के लिए यूज करते हैं। इस कारण से अमूमन जो सेविंग अकाउंट के होल्डर होते हैं उनको हम बियरर चेक देते हैं। लेकिन जो करंट अकाउंट के होल्डर है, जो कंपनी का अकाउंट है, जो इंस्टीट्यूशन का अकाउंट है, वो अपने लिए यूज नहीं करते हैं, वो वेंडर को पेमेंट देने के लिए, एम्प्लॉय को पेमेंट देने के लिए यूज करते हैं। तो उनके पास जो चेक आता है वो ऑर्डर चेक आता है। क्लियर? सर मेरा तो सेविंग अकाउंट है, उसमें ऑर्डर ही लिखा है SBI का। हाँ आपका स्टेट बैंक का चेक है? हाँ सर। हाँ ओके ठीक है। चेक है अभी हाथ में? देखो जिनके पास चेक हाथ में है उनको देखिए डेट का जो फॉर्मेट है उस डेट के फॉर्मेट के नीचे लिखा होगा और बियरर। अगर और बियरर नहीं लिखा है तो लिखा होगा ऑल ऑर्डर। आपने अगर बियरर को सिंगल लाइन से कट कर दिया तो वो चेक ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ऑर्डर चेक है उसको अगर सिंगल लाइन से कट तो किया नीला चेक। तो वो चेक बियरर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ब्रह्म लकीर कहीं भी नहीं है कि ऑर्डर चेक सिर्फ कंपनी को ही जाएगा। जनरली जो बड़ी बैंक है लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या HDFC बैंक, ये कस्टमर को ऑर्डर चेक ही इशू करती है। अगर नए अकाउंट है तो, अगर पुराना अकाउंट होल्डर है तो बियरर चेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर एंड बियरर बोथ आते हैं, जाने से पहले उसको कट मार्क करने का या बिना कट के लेके जाने का। ठीक है सर मुझे नहीं दिख रहा है ऑर्डर और बेयरर कहाँ लिखा है। अरे डेट कहाँ लिखा हुआ है? डेट के नीचे देखो ना लिखा हुआ है क्या? डेट का फॉर्मेट कहाँ है? DDMMYI राइट साइड में डेट तो लिखा है लेकिन ये ऑर्डर और बेयरर नहीं लिखा है। कौन से बैंक का चेक है? कोऑपरेटिव बैंक है क्या? HDFC का। अरे HDFC का है फिर भी नहीं लिखा हुआ। कल बैंक में जाने का बोलने का जाली चेक आपने दिया है हमें। देखो हेलो आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ सर। यस सर आ रही है। अगर इंस्ट्रूमेंट में ना ऑर्डर लिखा हुआ है ना बियरर लिखा हुआ है, चेक विल बी ट्रीटेड एज बियरर चेक। समझ में आया? जनरली कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर नहीं लिखा होता है, लेकिन HDFC ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर SBI है। ठीक है SBI है, बड़ी बैंक है। HDFC ये जनरली ऑर्डर चेक ही आपको इशू करेंगे, बट अगर पुराने अकाउंट होल्डर है तो बियरर चेक भी आपको मिलेगा। चलो इस ऑर्डर और बियरर को समझ में आया क्या, वो बताओ? हाँ सर मेरे को किसी के पास अभी भी कोई कंफ्यूजन है? स्टील चेक को लेकर सर एक बात पूछने का था, वैसे पता है सर लेकिन फिर भी। क्या हो गया? स्टील चेक को लेकर ही पूछने का था सर मेरे को। अरे अभी रुको ना, देखो अगर मेरे से भी ज्यादा तेज गति से दौड़ोगे तो ओलंपिक में फिर गोल्ड मेडल मिल जाएगा। गिर जाऊंगा सर। हाँ वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेना है तो फिर मेरे क्लास में नहीं बैठना पड़ेगा। अभी मैं जिससे हूँ सिर्फ उसी को बताओ, ऑर्डर और बियरर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो देखिए आप में से जो भी जुड़े हुए हैं डोंट गेट हेजिटेट कि मेरी पहली क्लास है, मैं सर से कैसे पूछूं, मैं पूछूंगा तो दूसरे क्या बोलेंगे। ये जितनी भी बातें हैं ना ये सबको कचरेदान में डाल के मेरी क्लास में जुड़ के आने का, तो ही ये जो फिनेंशियल एटमॉस्फेयर है सारी बात आपको समझ में आएगी। अगर मेरे से हिचकिचाएंगे तो संभवतः फिनेंशियल जगत की छोटी से छोटी, अभी तो बहुत बेसिक बात हम कर रहे हैं, जो हाई लेवल में हम चलेंगे 5-6 क्लास के बाद तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आता है बिंदास मेरे से पूछने का कि सर प्लीज फिर से रिपीट करो, मैं 10 बार रिपीट करूंगा, है ना। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन जब तक रहेगा तब तक एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलिए बियर और ऑर्डर आई थिंक समझ में आया होगा। क्रॉस और स्पेशल क्रॉस में कोई दिक्कत? यस सर, क्रॉस समझाओ ना एक बार। सॉरी मिल गया, बेयरर लिखा है, मैंने कुछ और अभी उसमें काम करो, उस पे की जगह ना कुणाल सिंह लिख दो, 1 लाख रुपए दे दो और मेरे एड्रेस पे भेज दो, ठीक है।
चलो देखो, बाद में मैं पलटा लूंगा। देखो क्रॉस चेक क्या होता है, क्रॉस चेक में लेफ्ट हैंड साइड टॉप में दो पैरेलल लाइन आपको करना है। जैसे ही ये पैरेलल लाइन कीजिएगा आप, तो ये इंस्ट्रक्शन हो जाता है। इंस्ट्रक्शन कौन देता है? तो इंस्ट्रक्शन जिसका अकाउंट है वही देगा। मेरा अकाउंट है तो मैं ड्रॉअर कहलाता हूं। अकाउंट होल्डर आज के बाद नहीं बोलने का कि आई एम एन अकाउंट होल्डर, हमेशा बोलने का कि मैं ड्रॉअर हूं। और जैसे ही आपने डबल क्रॉस कर दिया, इसका मतलब कि ड्रॉअर ने इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने बैंक को। क्या इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अभी जो पैसा है ये ओपन चेक के रूप में आपको प्रिंट नहीं करना है, ये पैसा आपको उस इंडिविजुअल के अकाउंट में ही जमा करना है ना। तो क्रॉस चेक में कुछ नहीं है। क्रॉस चेक इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अकाउंट पेबल। अगर राम कुमार का अकाउंट है किसी बैंक में तो पैसा जमा होगा, अगर अकाउंट नहीं है तो राम कुमार साहब पैसा वो चेक लेके नरीमन पॉइंट पे घूमते रहेंगे, मिलने वाला कुछ भी नहीं है। क्लियर? क्रॉस चेक। यस सर। स्पेशल क्रॉस में भी कुछ नहीं है। स्पेशल क्रॉस में अगर हम दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर हमने कोटक महिंद्रा बैंक लिख दिया तो ये चेक सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक में जमा होगा। देखिए, अगर मैंने राम कुमार को चेक दिया 5,000 रुपए का, और राम कुमार का एक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में था और दूसरा अकाउंट HDFC बैंक में था, तो राम कुमार अगर नजदीक उसकी बैंक HDFC बैंक थी तो HDFC बैंक में भी जाकर जमा करता तो 5,000 रुपए उसको मिल जाते। लेकिन अगर यहां पर मैंने ICICI बैंक का नाम लिख दिया और फिर राम कुमार ने HDFC बैंक में अगर जमा कर दिया तो राम कुमार साहब को HDFC बैंक पैसा नहीं देगी, क्योंकि हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप ICICI बैंक में ही पैसे जमा कीजिए। क्लियर? दिस इज स्पेशल क्रॉस। क्रॉस तो है ही, उसमें स्पेशलिटी हमने ये लगा दिया है कि अभी आपके उस बैंक में ही जमा होगा जिस बैंक का नाम मैंने आपको मेंशन करके दिया है। जनरली ऐसा चेक आपको जब ITR हम फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल करते हैं, तो हमने अगर यूनियन बैंक के पैन कार्ड के थ्रू हमने TDS डिडक्ट किया है तो यूनियन बैंक को हम रिफंड देंगे। उस कंडीशन में ITR जब आप रिफंड कीजिएगा तो यहाँ पे आपको वो जो बैंक का नाम है वो लिखा के आएगा। बट उस चेक को किस नाम से हम जानते हैं, दैट वाज इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पेशल क्रॉसिंग चेक। हेलो सर। बोलो सर, अगर कोई भी जाए तो अकाउंट में ही जाएगा ना? मतलब राम कुमार के अलावा अगर कोई भी जाएगा तो अकाउंट में ही जाएगा ना? किसके अकाउंट में जाएगा? अभी चेक ड्रॉप करने के लिए जिसका चेक है उसको जाना पड़ता है क्या, या जिसका नाम लिखा है जाना पड़ता है क्या? कोई भी जाके जमा कर देता है। ड्रॉप बॉक्स जो जहां पे ड्रॉप बॉक्स लगा रहता है बैंक का, उसमें कोई भी जाके ड्रॉप कर सकता है। उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि राम कुमार को ही जाना है कि नहीं? किधर चली गई ये पूछने वाली? चलो आगे चलते हैं। समझ में आया? हाँ सर, समझी मैं। यस। देखिए, हमने लास्ट क्लास आपको बताया था कि चेक के ऊपर एक कोड लिखा होता है, उस कोड का नाम है IFSC कोड, और उस कोड का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, क्योंकि इंडिया के अंदर हम पैसा भेजते हैं तो इंडियन होगा, इंटरनेशनल नहीं होगा। अगर हमें भारत के बाहर अगर पैसा भेजना है तो जिस कोड की हमें जरूरत होती है उस कोड की पूरी बात हम किसी दूसरे क्लास में करेंगे। उस कोड का नाम होता है स्विफ्ट। जो मारुति स्विफ्ट का आप मॉडल देखते हैं तो बताइए स्विफ्ट को याद रखने का कि स्विफ्ट एक ऐसी कोड है जिसका यूज हमें इंडियन रुपीस को किसी फॉरेन करेंसी में भेजने की जरूरत होती है। मतलब जैसे ही भारत की सीमा अगर आपका रुपया छोड़ रहा है तो हमें जिस कोड की जरूरत होगी वो होगा स्विफ्ट कोड, SWIFT, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल। T स्टैंड फॉर टेलीकम्युनिकेशन होता है, ट्रांजेक्शन नहीं होता है। स्विफ्ट की बात हम बाद में करेंगे। अभी आप जाने कि इंडिया के अंदर फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू तमिलनाडु, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, इसके रीजन के अंदर अगर पैसा भेजना है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज गई।
मेरा एक कॉल आ गया था इस कारण संभवतः। अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, yes. मैंने क्या बोला कि इंडिया के अंदर अगर आपको पैसा भेजना है तो आपको IFSC, I स्टैंड फॉर इंडियन, क्योंकि फाइनेंस में हम डील करते हैं तो फिनेंशियल, एस हमेशा सिस्टम होगा क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के थ्रू हम पैसा भेजते हैं, तो इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। मल्टीपल चॉइस आपके पास होंगे, इंटरनेशनल फिनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फिनेंशियल सर्विस कोड, इंडियन फिनेंशियल सॉल्यूशन कोड। तो वहां पे सॉल्यूशन को टिक मार्क नहीं करने का, सर्विस को टिक मार्क नहीं करने का, इंटरनेशनल को टिक मार्क नहीं करने का, सिर्फ और सिर्फ इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड को ही टिक मार्क करने का। और ये हमेशा और हमेशा 11 अल्फा न्यूमेरिक का होता है। बाद में बताऊंगा कि 11 अल्फा न्यूमेरिक में 4 किस चीज के लिए होते हैं, 1 किस चीज के लिए होता है और आखिरी का 6 किस चीज के लिए होता है। बट चेक के ऊपर आपको IFSC कोड ऑफ ब्रांच लिखा हुआ मिलेगा, मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड एट द बॉटम। चेक के नीचे में सबसे लेफ्ट हैंड साइड 6 डिजिट का कोड होता है, और यही कोड जिस नाम से हम जानते हैं, दिस इज कॉल्ड चेक नंबर। जब भी आप बैंक में चेक ड्रॉप करने जाते हैं तो आप चाहते हैं कि चेक नंबर आप अपने रेफरेंस पे लिख लें, तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड जो 6 डिजिट नंबर होगा, ये 2 डिजिट नहीं हो सकता है, 7 डिजिट नहीं हो सकता है, हमेशा और हमेशा 6 डिजिट का ही नंबर होगा, जिसे हम चेक नंबर के नाम से जानते हैं। फॉलोड 9 डिजिट कोड इज कॉल्ड MICR कोड, माइकर कोड हम इसे कहते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ MICR इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो 9 डिजिट है, इसको भी मैंने बाइफरकेट किया था 3, 3 और 3 में। फर्स्ट 3 is city code, then after bank code, then after branch code. Most important question for IBPS, SBI clerk and PO कि माइकर कोड का शुरुआत का 3 डिजिट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज जो आपकी पोस्ट ऑफिस की जिप कोड की शुरुआत की 3 डिजिट होती है, वही आपके चेक के सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड जो 9 डिजिट का कोड है उसका पहला 3 डिजिट होगा। देन आफ्टर 6 डिजिट इज कॉल्ड SAN नंबर, SAN SAN नंबर, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट अकाउंट नंबर, एंड आखिरी 2 डिजिट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट कोड। सेविंग अकाउंट अगर है तो 31 लिखा होगा, करंट अकाउंट अगर है तो 11 लिखा हुआ होगा, डिमांड ड्राफ्ट है तो 14 लिखा हुआ होगा। तो अकाउंट के वैरायटी के आधार पे आखिरी के 2 डिजिट आपके लिखे हुए होते हैं। इस IFSC, चेक नंबर, माइकर, पैन नंबर और इंस्ट्रूमेंट कोड में जिसको नहीं समझ में आया पूछने का मेरे से। IFSC कोड कहाँ होगा सर? चेक के ऊपर में देखो, चेक है आपके पास, टेलीफोन नंबर के बाजू में IFSC लिखा हुआ ही ना सर? हाँ लिखा हुआ है ना IFSC। 11 अल्फा में काउंट करो तो कितना है, कौन सा बैंक का है? SBI। देखो लिखा होगा SBIN 00 है ना, उसके बाद ब्रांच का कोड लिखा हुआ होगा, पहले लिखा हाँ, होगा सर। 4 डिजिट SBIN लिखा हुआ है। सर बोलो। जो चेक नंबर है सर, यहाँ जैसे UBI का चेक है उसमें एक बार चेक के लिए चेक नंबर भरना था, तो आपने जो बोला ना MCR कोड का, यहाँ का लास्ट का आगे का 0 था और लास्ट का 6 डिजिट था, उन्होंने बोला यही चेक नंबर है इसे भरो, बट आपने अभी बोला कि चेक नंबर तो आगे होता है सर। देखो क्या है मैडम कि जो आप बैंक जाइएगा और वहां पे आप अगर किसी ऐसे बैंकर जिनका एज 40-45 साल से ज्यादा है, जो नए रिक्रूटी नहीं है, उनसे अगर पूछेगा तो उन्हें खुद नहीं मालूम होता है कि DRS चेक क्या है, ऑर्डर चेक क्या है, माइकर चेक क्या होता है, तो वो आपको क्या बता पाएंगे। हाँ, कोई नया रिक्रूटी अगर बैंक ऑफिसर, बैंक क्लर्क होता है जो आपको लगता है कि 4-5 सालों के अंदर बैंक में आया, तो वो आपको सही जानकारी देता है। ठीक है सर IFSC का एक बार फुल फॉर्म आपने किसी रिपीट ग्रैंड ओल्ड मैन से पूछ लिया होगा, ऐसा ही है क्या? सर नो सर, वहाँ पे रिसेप्शन पे जो वहाँ पे बैठते हैं ना, उन्हीं से पूछा था मैंने। देखो रिसेप्शन पे जो बैठता है, जो पहली बात काउंटर तो पे फॉर्म वगैरह फिल कर रहे थे ना, उन्हीं से पूछा था। जो रिसेप्शन पे बैठता है वो पहली बात तो बैंकर होता ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, तो उसको तो चेक का चौ भी नहीं पता हो तो कुछ भी बोल देगा। वो तो चाहता है कस्टमर कुछ भी लिख दे, जाए कस्टमर हमारे आगे से। बैंकर जो काउंटर के पीछे होते हैं उनसे पूछने का, और जो नए रिक्रूटी होते हैं 10 साल आपको यंग दिख रहे होंगे, वो आपको संभवतः सही जानकारी देंगे। ओके सर। ठीक है, अभी मैं जानकारी दे रहा हूँ ना, डोंट वरी, काफी है। हेलो सर। सर वो क्या लिखा है, सिटी बैंक और BR है ना सर, वो 3 डिजिट। क्या हो गया, फिर से बोलो। ड्रॉ वो जो
ये वाला क्या? नहीं नहीं बैंक three कोड और ब्रांच कोड। कोई एक, हाँ ये जो है वो है सिटी कोड। फर्स्ट 3 सिटी कोड, फॉलोड बाय 3 इज बैंक कोड, देन लास्ट इज ब्रांच कोड। ब्रांच, अगर घाटकोपर की ब्रांच है एचडीएफसी की तो पहले एचडीएफसी बैंक का कोड होगा, फिर वो एचडीएफसी की घाटकोपर की ब्रांच है उसका वो कोड होगा। सर IFSC का फुल फॉर्म रिपीट कीजिए ना। इंडियन होगा कि इंटरनेशनल होगा वो आप खुद बताओ अभी। इंडियन India. फाइनेंशियल सिस्टम कोड ना। इंडियन होगा, फिनेंशियल होगा कि फॉरेन होगा आप खुद बताओ। फाइनेंशियल finance सिस्टम होगा या सर्विस होगा? सिस्टम। system. मैंने यहाँ तक जानकारी आपको दिया है, कंप्यूटर के थ्रू हम भेजते हैं। अदरवाइज मुझे मैं डायरेक्ट बताया था, कंप्यूटर के थ्रू हम इस कारण से भेजते हैं ताकि आपको अगर मल्टीपल चॉइस में सर्विस आए तो यहाँ पे आप भूल मत खा जाइएगा कि बैंक एक सर्विस इंडस्ट्री है, टर्सरी सेक्टर में आता है, इसका सर्विस होगा। मैंने बार बार बताया कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप के थ्रू हम भेजते हैं, इस कारण से सर्विस नहीं होगा, हमेशा और हमेशा सिस्टम होगा। और सी स्टैंड पर कोलकाता होगा कि कोड होगा? कोड लिखो फिर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बिंदास लिखो। सर NEFT and RTGS means? मैडम ये क्लास चेक का चल रहा है या फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का चल रहा है, वो पहले आप बताओ। सर ये MICR का फुल फॉर्म। एक मिनट माइकल पे आता हूँ। मैडम जिसने NEFT RTGS मेरे से पूछा, ये क्लास चेक की है या फिर NEFT RTGS की है? सर चेक। तो फिर क्यों अननेसेसरी? मैं हूं ना सामने में खड़ा, मैंने बताया आपको, मेरे हर एक क्लास में आप जुड़े रहें। बैंक के एग्जामिनेशन में पाया जाने वाला एक भी बैंकिंग क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा, लेकिन मेरे कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। मेरे से 2 कदम आगे चलिएगा तो होगा नहीं। ओके सर, सॉरी सर। तब मालूम चलेगा कि NEFT क्यों होता है, RTGS क्यों होता है, RTGS हम 2 लाख का क्यों करते हैं, RTGS की टाइमिंग क्या है। डोंट वरी, आपके सामने ये परमात्मा खड़ा है। हाँ चलो, क्या पूछा था माइकल का फुल फॉर्म? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये तो हम आज के क्लास पे आए ही नहीं है, ये तो पुरानी बात ही चल रही है। लेकिन मुझे पता है ये ऐसी टॉपिक है जिसमें कंफ्यूजन होता है, इस कारण से डोंट वरी। जो लास्ट क्लास में थे, आज हम इस चेक को खत्म करेंगे। हेलो सर, 14 मीन्स डिमांड ड्राफ्ट ना? yes 14 again, instrument code is 14, it means this is not check, this is demand draft। बताऊंगा डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, वो भी बताऊंगा। ओके सर। सर वो 14 वो नंबर सब भी वो रीड करना है क्या? हाँ वो नंबर वो भी सब लिखना है क्या? कौन सा इंस्ट्रूमेंट कोड है उसके अंदर जो है वो सब नहीं, वो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि सेविंग अकाउंट के लिए 31 होते हैं, करंट अकाउंट के 11, तो ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये चेक नंबर कितने डिजिट का होता है, माइकर के कितने डिजिट का होता है, टैन नंबर कितने डिजिट के होते हैं और इंस्ट्रूमेंट कोड कितने डिजिट के होते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। माइकर में फर्स्ट 3, बीच का 3, लास्ट का 3 क्यों होता है, ये आपसे पूछे जाते हैं। IFSC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। चेक में कितने पार्टी हैं इन्वॉल्व, ड्रॉ योर पे, ये आपसे पूछा जाता है। बियर और चेक में क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछा जाता है। क्रॉस और स्पेशल क्रॉस में क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछा जाता है। पैन नंबर क्या है? पैन नंबर बताऊंगा जब हम एक्चुअल कोड में चलेंगे ना कि स्विफ्ट कोड क्या है, IFSC, तो उस समय पैन नंबर बताऊंगा। अभी सिर्फ पैन का फुल फॉर्म लिख लो, शॉर्ट अकाउंट नंबर, 6 डिजिट कोड, पैन नंबर, शॉर्ट अकाउंट नंबर। हेलो, जब उसके बगल में एक 2 डिजिट का रहता है वो कौन सा कोड होता है? दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट कोड। लास्ट 2 डिजिट इज इंस्ट्रूमेंट कोड। सेविंग अकाउंट अगर है तो 31 लिखा हुआ होता है जनरली, 90% केस में 31 ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। यस सर। हेलो, चलूं आगे, आज बढ़ने दोगे कि नहीं आज? हाँ सर। कोई कुछ पूछ रहा था बीच से, पूछो। हेलो, बोलो। ये ड्रॉवर ड्रॉवी का बताइए एक बार। हाँ, ये बात तो तुमने अच्छी बोली है। मुझे को ये बताओ भाई, तुम्हारा कौन से बैंक में अकाउंट है? अभी सर मेरा अकाउंट ओपन ही नहीं है। अरे सावा, क्यों भाई, क्यों नहीं ओपन किया?
केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं है या पैसे नहीं है, दोनों में से एक ही चीज हो सकता है। नहीं ये भी खुलवाऊंगा, ओपन कराऊंगा, लेकिन मम्मी पापा का है सर। अच्छा, पापा का चेक है, पापा का अकाउंट है ना? हाँ दोनों का है, मम्मी पापा का दोनों का है। पापा अपना जो चेकबुक है कहाँ रखते हैं? मैं आऊंगा नहीं, डोंट वरी, सिर्फ मुझे बताओ कहाँ रखते हैं पापा अपना चेकबुक? सर वो तो कबाड़ में, मतलब उनके अपने लॉकअप में रखते हैं ना, गोदरेज में रखते होंगे। हाँ कहाँ रखते हैं पापा अपना चेकबुक? वही बोला ना सर, लॉकअप में रखते हो। लॉकर में नहीं सर, मतलब अपने उनका वो कबाड़ है उसमें उनका रखते जो लॉकर होगा उनका, वो उसमें उनका जो ऐसे गोदरेज कबर्ड होगा में। उस गोदरेज में रखते हैं, करेक्ट? हाँ हाँ। तो वो जो जहां पे पापा अपना चेक रखते हैं उसको हम बोलते हैं ड्रॉअर, बोलते हैं ना अपने ड्रॉअर को, ड्रॉअर से पैसा निकालिए, है कि नहीं? तो हाँ उसी कंडीशन के आधार पे फिनेंशियल जो वर्ड कस्टमर के लिए जनरेट किया गया है, क्योंकि कस्टमर अपने ड्रॉअर से पैसा निकालता है। ये जो हमारा टेबल है, इस टेबल को हम ड्रॉअर से खींचते हैं। आप कहीं भी बिग बाजार या डीमार्ट में जाओगे तो देखते होगे पैसा जमा करने के बाद उसका ड्रॉअर जो है ओपन होता है कि नहीं? वो इंटर मारता है, ड्रॉअर का ऑटोमेटिक ओपन होता है। तो उसी को हम कहते हैं ड्रॉअर। अकाउंट होल्डर के पास क्योंकि वो चेक होता है, तो इस आधार पे आरबीआई ने अकाउंट होल्डर को ड्रॉअर का नाम दिया है। क्लियर? जिसको पैसा मिलेगा, पैसा पाने वाला हमेशा पे ही होता है। और जो बैंक होगी, क्योंकि ड्रॉअर ये है, तो ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है? निकालने वाला। ये देने वाला, ये निकालने वाला। तो जो निकालने वाला होगा उसका जो ड्रॉइंग का हिंदी है वो निषेधक है, मतलब निकालने वाला। तो निकालता कौन है पैसा अकाउंट से? बैंक निकालते हैं। इसी अवधारणा को हम बोलते हैं एक ड्रॉअर होगा, एक ड्रॉई होगा, और जिसको पैसा मिलेगा वो पे ही होगा। ठीक है? ओके थैंक यू। चलिए यहां पे हम आते हैं, एक को हम कहते हैं एडीसी, दूसरे को हम कहते हैं पीडीसी। आज 25 तारीख है, लेकिन मैं लेटर डेट के लिए चेक यूज करूंगा। मेरे पापा ने मेरे को चेक दे दिया, लेकिन वो चेक आज का नहीं है, 30 तारीख का है। तो इस चेक को जिस नाम से हम बोलेंगे वो बोलेंगे हम पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेट का मतलब है आगे आने वाले दिनों का चेक। तो आगे आने वाले दिनों का चेक को जिस नाम से हम जानेंगे दैट इज कॉल्ड पीडीसी, पोस्ट डेटेड चेक। लेकिन आज 25 तारीख है और पापा ने मुझे 15 तारीख को ही चेक दे दिया था। दो चीज, 25 तारीख आज है लेकिन पापा ने मुझे 15 तारीख का ही चेक दे दिया था कि जाके आप फोकस में एडमिशन ले लो। तो फोकस के पास ये चेक 25 तारीख को आ रहा है, लेकिन उस चेक पे 25 तारीख ना लिखते हुए 15 तारीख लिखा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड एडीसी, एंटी डेटेड चेक। प्रीवियस डेट अगर लिखा होगा तो वो एंटी डेटेड चेक होगा। अगर फ्यूचर डेट लिखा हुआ है तो पोस्ट डेटेड होगा। अंतर सिर्फ इतना ही है कि एडीसी और पीडीसी में कि चेक इंस्ट्रूमेंट पे जो डेट लिखा हुआ है उस डेट से उस चेक की जो वैलिडिटी है वो कितने दिनों की होगी? डेज 90 डेज। एडीसी 2 महीने पुराना क्यों ना हो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आज से हम 90 डेज काउंट करेंगे। अगर वो चेक 2 महीने पुराना उस पर डेट लिखा हुआ है तो वहां से उसकी 90 डेज की जो वैलिडिटी है वो काउंट होगी। अगर पीडीसी 2 महीने के बाद है तो आज से उसका 90 डेज कैलकुलेट नहीं होगा, जो डेट उस पर अंकित किया हुआ है वहां से वो 90 डेज तक कैलकुलेट होगा। मतलब जो तारीख आपके इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है वहां से वो चेक का पेमेंट 90 डेज तक आपको मिलेगा। लेकिन अगर 90 डेज अगर एक्सपायर हो जाता है और 91st डेट में आपने अगर बैंक में चेक को प्रेजेंट किया, उस चेक को जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड स्टिल चेक। स्टिल का मतलब ही होता है बासी, कहते हैं स्टिल फूड हो गया, है ना? तो वैसा चेक जो अपनी एक्सपायरी खो देता है, 90 डेज की वैलिडिटी खो देता है, द चेक इज कॉल्ड स्टिल चेक। अभी मेरे को बताइए कि सब में से क्या नहीं समझ में आया? हेलो सर, एक डाउट है छोटा सा। समझ में नहीं आ रहा है पीडीसी, एडीसी और स्टेल। नहीं कोई सर, बात नहीं, सब समझ में आएगा। हाँ बोलो, एक एक करके क्वेश्चन पूछो। सर मैं बोलूँ क्या? बोलो ना।
हाँ सर, मतलब अभी पोस्ट डेटेड चेक में अभी 26 डे मतलब तारीख लिखा, कल का लिखा तारीख, और आज चेक बैंक में जमा किया, तो मतलब 26 के बाद ही अकाउंट में पेमेंट आएगा ना? देखिए, आज आपने अगर बैंक में जमा कर दिया है और बैंक ने उसे स्कैन आज ही कर दिया तो चेक रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, ओके। मैंने क्या बोला, समझ में आया आपको? अब सर मतलब बैंक वाले ने, मतलब मैंने आज चेक दिया बैंक और बैंक ने आज पेमेंट का कर दिया, तो मतलब रिटर्न हो जाएगा चेक? रिटर्न हो जाएगा चेक। ओके ओके। ठीक है। बैंक बोलता है कि प्रेजेंटिंग डेट को ही चेक लेके आने का, आगे के दिन का आप चेक दीजिएगा। बैंक के पास 400 चेक आता है, वो थोड़ी देखते बैठता है कि कौन सा डेट का चेक किसके पास है। वो तो डायरेक्ट सिस्टम में डालता है, स्कैन करता है सीटी स्कैनर मशीन से, मशीन ऑटोमेटिक कैच करती है कि ये चेक जो है पीडीसी है, वहीं पे डिक्लाइन डिसऑनर कर देता है। आपको भी चार्ज कटेगा, सामने वाले पार्टी को भी चार्ज कट जाएगा। ठीक है। हाँ सर, समझा, थैंक यू। हाँ मैडम, क्या नहीं समझ में आया पूछिए। सर पीडीसी एक बार बताओ। पीडीसी बताऊं मैं? आपने फोकस में एडमिशन लिया है? मैडम क्या आपसे सर? पूछ रहा हूं मैं, फोकस में एडमिशन कब लिया? आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। बोलो। सर एक बार मैंने पीडीसी दिया था और बैंक ने वो पीडीसी डेट के पहले ही क्लियर किया था। सामने वाले ने डिपॉजिट किया था और बैंक ने क्लियर कर दिया था। किसी के और क्वेश्चन है तो पूछिए। मैडम की आवाज सब वक्त मेरे तक पहुंच नहीं रही है। किसी और क्वेश्चन है तो पूछो। सर पीडीसी है या वो चेक एडीसी कैसे समझेगा? वेरी गुड। आज का डेट बताओ पहले, कौन सा है? अनु नाम है ना? 25 है सर, 25। हाँ, आज का डेट कौन सा है? 25। अगर आपने मेरे पास चेक लेके आई और उस चेक पे 24 तारीख अगर लिखा हुआ होगा तो वो चेक कौन सा होगा? एडीसी। प्रीवियस डेट लिखा हुआ है एडीसी। प्रेजेंटिंग डेट आज का है, मतलब 25 तारीख अमूमन होना चाहिए, लेकिन आज आप लेके आ रही हैं और चेक कल का इशू किया हुआ था, मतलब कल ही डेट डाल दी थी आपने, तो वो जो पुराना डेट लिखा हुआ है उसको हम किस नाम से जानेंगे? सीधी सी बात है, एंट्री डिस्ट्रिक्ट नाम, एडीसी के नाम से जानेंगे। लेकिन आज आप लेके आ रही हैं, बोलती है कि आज मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, कल मेरा पैसा आएगा, और 26 तारीख आपने उस पर डाल दिया, 26 आपने डाल दिया, तो फ्यूचर डेट आपने डाल दिया उस पर। जैसे ही फ्यूचर डेट डालिएगा तो मैं उस चेक को किस रूप से देखूंगा? मैं तो ये देखूंगा ना कि इस चेक का पेमेंट मैं आज ये बैंक में ड्रॉप ही नहीं कर सकता हूं, मुझे फ्यूचर डेट में ड्रॉप करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड पोस्ट डेट। अगर चेक के ऊपर आगे का दिन अंकित है उसको हम पोस्ट डेटेड कहेंगे, अगर पीछे का दिन अंकित है तो उसको हम एंटी डेटेड कहेंगे। दोनों भाई है, लेकिन एक जा रहा है कन्याकुमारी, दूसरा चल रहा है चाइना की ओर, तो दोनों अलग अलग पड़ाव है उसका। सर बोलिए ना सर। हाँ, अगर समझे पीडीसी रहेगा, अगर आज 25 डेट है और मैंने 30 डेज का मतलब चेक आज डिपॉजिट किया जो पीडीसी रहेगा, तो उसका अमाउंट मिलेगा कैसा, क्या रहेगा सर? वो एक बार रिपीट कीजिए ना। क्वेश्चन फिर से पूछो। मतलब पीडीसी है 30 तारीख है ये मंथ का, और मैंने आज 25 तारीख को आज मैंने डिपॉजिट किया वो चेक, तो मुझे उसका अमाउंट मिलेगा कि नहीं? मतलब वैसा नहीं मिलेगा, रिटर्न हो जाएगा। कोई इसका आंसर देना चाहते हैं? रिटर्न होके आएगा चार्ज के साथ, चार्जेस के साथ नहीं मिलेगा, रिटर्न हो जाएगा। एक तो पैसा भी नहीं मिलेगा, ऊपर से 500 रुपए चार्ज पड़ फाइन भी जाएगा लगेगा। ठीक मतलब है, जो डेट रहेगा वही डेट पे डालने का, चाहे तो उस डेट को डालने का या वहां से 90 दिनों के बीच के अंदर डालने का। 90 डेज। समझे क्या? चाहे तो आपने अगर चेक पे 30 तारीख लिखा है तो चाहे तो आप 30 तारीख को डालिए, या फिर 2 तारीख को डालो, 10 तारीख को डालो, अगले महीने के 15 तारीख को डालो, उससे अगले महीने के 10 तारीख को डालो, चलेगा। 90 दिनों के अंदर तक डालने का या फिर उस डेट को डालने का। लेकिन पहले ही अगर डाल दिया, अगर पहले ही आप ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कीजिएगा तो आपको भी डेबिट और जिसका चेक है उसको भी डेबिट, क्योंकि बैंक का ने एक तो टाइम खा लिया,
मशीन स्कैनर किया हुआ स्कैनर का भी कॉस्ट लगा देगा, उस पर जो हम रिटर्न मेमो लगाएंगे उसका भी कॉस्ट लगा देगा। तो इस कारण से ज्यादा फास्ट नहीं चलने का, जो डेट अंकित है या वहां से आगे 90 दिनों के अंदर आप डाल सकते हैं। और अगर क्लियर? सर 90 दिनों के बाद में अगर कोई लेके आया और डिसऑनर्ड हो गया तो? अरे जोर से बोलो भाई, बड़ा पाव नहीं खाया है क्या? मुंबई में सब दुकान बंद हो गया क्या? बोलो जोर से। सर अगर कोई बंदा 90 डेज के बाद में लेकर के आया और चेक डिसऑनर्ड हो गया, बाउंस हो गया, तो फिर सर? अभी मैं बाउंस पे आया क्या? डिसऑनर पे आया क्या? नहीं सर। अभी आता हो ना, क्यों टेंशन लेते हो? बाउंस की बात हम करेंगे ना, बाउंसर की बात हम करेंगे। अभी इतने में बताओ कोई दिक्कत है? नो सर। चलो आगे। नो सर। चलो इन चीजों को मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास लिखवा दी है। आज के क्लास को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से सुनिए। क्या हो गया? सर होल्डर इन डेट कोर्स मतलब? होल्डर इन डेट कोर्स नहीं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या सर, फिर से बोलिए। ओनर ना सर? होल्डर इन ड्यू कोर्स, DUE, ड्यू COURSE, कोर्स परफेक्शन वाला कोर्स। रीजनिंग पढ़ा है ना, लॉजिकल रीजनिंग, आर्गुमेंट एग्जाम्पल, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स परफेक्शन का एक बार फिर से रिपीट करोगे क्या? क्या बोला? सर किसके माइक से नॉइज आ रहा है, इसको वैसे समझ में नहीं आ रहा। था ना आपने PDC ADC के बाद स्टाइल वाला सेल चेक। चलो पहले आज को यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं, फिर आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा वो मेरे से पूछने का। देखिए मेरे अकाउंट में माइक ऑफ करो अभी सब, बाकी का माइक ऑफ करो। जब मैं बोलूंगा क्वेश्चन पूछने के लिए तो पूछने का, अभी सिर्फ मेरी की बात सुनो। मेरे अकाउंट में 200 रुपए का 200 रुपए था, लेकिन मैंने राम को 5000 रुपए का चेक दे दिया। ये चेक क्लियर नहीं होगा, बैंक इसे वापस कर देगी और बोलेगी कि आपका जो चेक है वो क्या हो गया? बाउंस हो गया। तो बाउंस ऑफ चेक सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, व्हेन देयर इज अनसफिशिएंट अमाउंट इन द अकाउंट। खाते में 4800 रुपए है और 5000 का चेक डाल दिया, पास नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 4800 उसको मिल जाएगा और 200 रुपए नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। 5000 का मतलब है 5000 आपके अकाउंट में होना चाहिए तो ही वो चेक ओनर होगा। अगर नहीं है तो वो चेक डिसओनर होगा, और डिसओनर का एक जो बेटा है उसका नाम है बाउंस। अभी छोड़ दीजिए, अभी डिसऑनर क्या वो भी भूल जाइए। सिर्फ इतना याद रखने का कि बाउंस ऑफ चेक का मतलब ये होता है कि सामने वाले पार्टी के खाते में उतने पैसे नहीं है जितना का उसने चेक दिया है। दिस इज कॉल्ड बाउंस ऑफ चेक। और आज के क्लास की सबसे बड़ी बात यहां बता रहा हूं कि बाउंस ऑफ चेक में जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट इंट्रोड्यूस होगा वो एक्ट है NI एक्ट 138। सारी बात भूल जाइएगा, लेकिन जब तक बैंक से रिटायर ना होंगे तब तक इस 138 को याद रखने का कि अगर किसी व्यक्ति ने चेक दिया है और उसका चेक अगर बाउंस हो गया है, तो जैसे आपने फोकस को चेक दिया, 15 दिन 20 दिन आपने पढ़ लिया और चेक बाउंस हो गया, फोकस आपके ऊपर मुकदमा कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 138। इस 138 को गांठ बांध के रखने का कि 138 नंबर का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट ये कहता है कि अगर आपने पेमेंट दिया है तो उसका पैसा आपको मिलना ही चाहिए, अदरवाइज केस आपसे हो सकता है। और केस की जो सजा है वो ऐसी है कि चाहे तो पूरे अमाउंट का डबल आपको देना पड़ जाएगा या फिर डबल प्लस 7 साल का आपको सजा भी हो सकता है एज पर लॉ। ठीक है, माइक खोलो, बताओ बाउंस ऑफ चेक समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, कोई ऐसे जिनको बाउंस ऑफ चेक समझ में नहीं आया है? सर समझ में तो आया पर एक डाउट है। चलो साहिल ना? हाँ सर। देखो अभी मैं क्या किया, मैं साहिल आप कहाँ रहते हो बताओ? घाटकों पर। साहिल ने बोला कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है बैंक ऑफ इंडिया में, आपने मुझे पढ़ाया, तो अभी देखो सर मैं शादी कर रहा हूँ, आपको भी इनविटेशन देता हूँ। तो बाकी के भी दोस्त को उसने बुलाया साहिल ने कि सर को भी मैंने बुलाया है, बाकी दोस्त भी आ रहे हैं। अभी मेरे को बुलाया, अशोक सर को बुलाया, तो अगर गुरु जाएंगे तो कुछ तो भारी भरकम देंगे ना गिफ्ट साहिल को।
तो मैंने हाँ, वहां सर। पे अपना एक चेक निकाला और मस्त 1 लाख रुपए का साहिल को चेक दे दिया। साहिल चाहिए क्या चेक? हाँ सर। तो अब तो शादी में बुलाना तो साहिल पड़ेगा। को चेक दे दिया, मस्त सबके सामने फोटो खिंचाया, दोस्तों ने भी बोला कि वाह साहिल, ऐसे गुरु तो सबको मिले, 10,000 का तुमने एडमिशन लिया था, तुमने खुद सहित पूरा पैसा वसूल लिया सर से। लेकिन साहिल साहब जब हनीमून पे गए तो वो चेक हो गया बाउंस। अभी ये साहिल मेरे पे केस कर सकता है क्या? कर सकता हूँ सर। हाँ सर ऑफ कोर्स। अरे कुछ तो रहम करो यार, इतना पढ़ा रहा हूँ फिर भी कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते हैं। सर हनीमून पे केस बाउंस, सर मतलब वो हनीमून केस पे चेक बाउंस कर रहे हैं तो क्या मतलब सर? सर आपने मेन टाइम पे साहिल मेरे चेक पे बाउंस करवा दिया केस कर उसका। सकता है क्या अंडर 138? हाँ सर कर सकता हूँ। आंसर इज नो। ठीक है, अगर आपने दुकान से कोई सामान लिया है और उसका चेक बाउंस हो जा रहा है, जहां पे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि इसके एवज में मैंने ये परचेज किया था और उस कंडीशन में मैंने घर लिया उसका चेक बाउंस हो गया, मैंने रेंट लिया उसका चेक बाउंस हो गया, मैंने कंप्यूटर लिया उसका चेक बाउंस हो गया, तो यहाँ पे आप लीगली एनफोर्स कर सकते हैं। लेकिन एक गिफ्टेड चेक बाउंस हो गया है, यहाँ पे कोई बीच में निगोशिएशन नहीं है। साहिल कैन नॉट सू मी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। समझ में आया? हाँ सर। तो अभी साहिल इतना ध्यान रखने का कि कोई भी बंदा अगर आपको चेक देगा तो उसको बोलने का कि भाई 101 रुपए दे दे, ये चेक तुम घर लेके जाओ। समझे? ठीक है सर। तो दिस इज कॉल्ड बाउंस ऑफ चेक। अभी सुने, अभी थांबा, चलो अभी सुनो, हमने क्या लिखा है वो पढ़ो जरा यहाँ पे। डिसऑनर। क्या लिखा है हमने? डिसऑनर। डिसऑनर। देखो क्या है कि अगर मैंने जब बैंक अकाउंट खोला था तो मैंने ये साइन किया, और बहुत दिनों के बाद मैंने चेक दिया, थोड़ा सा साइन डिफर हो गया, ये चेक रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे 5,000 हमने वर्ड फिगर में लिखा, यहाँ पे वर्ड में लिखा, जल्दीबाजी लिखते लिखते यहाँ 50,000 कर दिया, यहाँ पे 5,000 रुपया ही रहा, ये चेक रिटर्न हो जाएगा। राम कुमार का नाम यहाँ पर लिखा हुआ था, लेकिन राम कुमार का अकाउंट जो था वो रामदास कुमार के नाम से था, ये चेक रिटर्न हो जाएगा। या फिर जो डेट था उस डेट को हमने करेक्शन किया और यहाँ पे 16 करने की कोशिश की, ये चेक रिटर्न हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि XYZ किसी भी कारण से अगर चेक का ओनर नहीं किया जाता है और चेक ड्रॉअर को वापस किया जाता है, द चेक इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ चेक। किसी भी कारण से चेक फट गया है, ड्रॉअर का सिग्नेचर डिफर हो रहा है, अकाउंट होल्डर का नाम और उसके अकाउंट का नाम डिफर कर रहा है, आपने कोई अल्टरेशन कर दिया है, वर्ड एंड फिगर मिसमैच आ रहा है ना, कुछ भी आप कोई भी XYZ रीजन से अगर चेक रिटर्न हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ चेक। लेकिन इसी डिसऑनर का एक बेटा ये है कि अगर पैसे कम होने से वो चेक रिटर्न हो रहा है, उस चेक को डिसऑनर का भी अंदर का एक भाग हम कहते हैं, डिसऑनर तो हुआ ही है लेकिन उसके अंदर का भी हम भाग कहते हैं बाउंस ऑफ चेक। क्लियर? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? सर एक डाउट हाँ सर, अगर डिसऑनर होगा तो सर फिर भी डबल अरे पेनल्टी डाउट सब लगेगी। लिख के रखो, बाद में पूछने का। सर अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसको सिर्फ सुनते रहने का, एक साथ डाउट लिख के रखो, बाद में बताता हूँ, सब डाउट बताता हूँ। यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है, लिख के रखो। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे जल्दीबाजी में हमने 5,000 लिखना था लेकिन फिगर हमने 50,000 कर लिया और वर्ड हमने 5,000 ही छोड़ दिया, 5,000 ओनली। क्या होगा इसका? अभी बाउंस हो जाएगा वो चेक। क्या बोला सर आपने? यहाँ पे जल्दीबाजी में जब मैं लिख रहा था तो यहाँ पे 5,000 लिखा ना, और यहाँ पर लिखते लिखते मैंने क्या कर दिया, जीरो डालते डालते एक और भावना में बह गया, एक और जीरो डाल दिया। क्या होगा इस चेक का? हो जाएगा सर। क्या होगा जनता? डिसऑनर होगा। रिटर्न होगा सर, वर्ड वो लीगल देखो होगा ना। आंसर तो दो ही होगा, चाहे तो ओनर होगा या डिसओनर होगा। वर्ड लीगल होगा ना सर। तब बैलेंस रहेगा तो ऑनर हो जाएगा। किसने बोला, किसने बोला एक वर्ड किसने बोला है यहाँ पे?
मैंने बोला सर वर्ल्ड वाला होगा मतलब वो लीगल है ना। ज्योति तुम तो पुरानी हो, इस कारण से तुमने कुछ तो सही पकड़ लिया है। हाँ बोलो जरा ज्योति, डिम्पल ज्योति बोलिए, क्या आपने बोला, जरा जोर से बोलिए, जनता को समझाइए जरा। जो वर्ड में लिखा है वो लीगल अमाउंट है वो होगा, और जो अमाउंट में लिखा है वो ये सब courtesy बकवास की बात मत करो, मुझे ये बताओ कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट कौन सा है, बाकी छोड़ दो, वो मैं समझा दूंगा जनता को। एक्ट का नंबर बताओ। 1881। क्या बात है, दिल खुश कर दिया तुमने तो आज, वेरी गुड। 138। कीप इट अप, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आज के क्लास की दूसरी सबसे बड़ी बात बता रहा हूं। पहली बड़ी बात बताया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन नंबर 138 बाउंस ऑफ चेक। दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने आपके बोर्ड पर लिखा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन नंबर 18 if word and figure is mismatched क्या होगा? डिसऑनर होगा। जनता ने गांठ बांध लिया कि सर पैसे तो हम देंगे नहीं, डिसऑनर। अगर मेरे काउंटर पे आ गया ऐसा बंदा, इसको तो मैं खा जाऊंगा। द चेक विल बी पेबल, ध्यान से सुनिए, द चेक विल बी पेबल, द अमाउंट विच इज रिटन इन वर्ड must be payable according to negotiable instrument section number 18। याद रहेगा प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन नंबर 18 क्या है। वर्ड एंड फिगर मिसमैच, वर्ड अमाउंट विल बी पेएबल, क्योंकि इस वर्ड अमाउंट को जिस नाम से हम जानते हैं, जोशी मैडम ने सही बोला, दिस वर्ड अमाउंट इज कॉल्ड लीगल एंड दिस फिगर अमाउंट इज कॉल्ड कटसी ओनली। कहते नहीं कटसी होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, तो ये सिर्फ कटसी है, ये लीगल है। अगर वर्ड और फिगर मिसमैच है, वर्ड अमाउंट विल बी पेएबल एज पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 18। इस 18 और इस 138 को भूलने का नहीं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 147 सेक्शंस हैं। देयर आर 147 सेक्शंस अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उस 147 में सिर्फ 2 ही सेक्शन की बात मैं आपके क्लास में बता रहा हूं। सोच लें कि कितनी बड़ी सेक्शन होगी। 147 में सिर्फ 2 ही सेक्शन मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है। आगे आने वाले दिनों में कोई अगर आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड ग्रेड ए का प्रिपेयर करेगा तो 10 से 12 और भी सेक्शन बताऊंगा। बट प्रोबेशनरी ऑफिसर एसबीआई की क्यों ना हो, सिर्फ यही 2 सेक्शन जानते हैं, बेड़ा पार हो जाएगा, बिल्कुल एसबीआई के चेयरमैन बनकर निकलेंगे। लेकिन अगर शक्तिकांत दास बनने का अगर ख्वाब है तो थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा। इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अक्षर नंबर समझने में कोई दिक्कत नहीं सर। No, sir. Okay, very good. This is called courtesy. This is called legal. सर सुनो ना, 138 भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट में ही आया है। अरे हाँ, तो और कहाँ से? भारतीय संविधान का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा मैं एक्ट पढ़ा रहा हूँ? मैं तो एसएसटी क्लास ले ही नहीं रहा हूँ। जो फंडामेंटल राइट्स या फिर आर्टिकल नंबर 352, 50, 56, 360 का नाम बता रहा हूँ इमरजेंसी का। ये सिर्फ और सिर्फ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सेक्शन नंबर 138 बाउंस, 18 वर्ड एंड फिगर मिसमैच, वर्ड अमाउंट विल बी पेएबल। चलो आगे। 138 बोला, 138 भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आएगा क्या? यस मैडम, ये दोनों सेक्शन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन नंबर 138, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन नंबर 18, दोनों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ही सेक्शन है। ठीक है? यस सर। मैंने चेक के बीच में लेफ्ट हैंड साइड एक वेव बनाया था और यहाँ पे एक बार टाइप का आपको दिखाया था। बारकोड दिख रहा है आप लोगों को चेक के ऊपर? हाँ सर। यस सर। दिस इज कॉल्ड सीटीएस 2010। सीटीएस का फुल फॉर्म बता रहा हूं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है तो आप जान लें। जैसे
मैं कहाँ का, तो मैं पटना का हूँ, है ना, मैं बिहार का हूँ। मैं आया, फोकस में एडमिशन लिया बिफोर 2010। मैं मुंबई में आया, फोकस में एडमिशन लिया और मैंने अपने घर वाला चेक इनको दिया कि सर जो आपकी फी है बैंकिंग की 12,000, कितना है, 12,000 18,000 जो भी है सरकार। एक मिनट पानी पीने दीजिएगा। सर ये 12,000 वाला एक बार रिपीट कर। आ रहा हूँ भाई, अभी शुरुआत ही नहीं किया तो रिपीट क्या करूंगा। सर ये CTS चेक में कहीं दिख नहीं रहा। CTS मैडम लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, उसको ढूंढने मत। ये अगर लोगो है इट मीन्स आपका जो चेक है वो CTS चेक है, मतलब आपकी नई चेक है, ठीक है। CTS का फुल फॉर्म क्या है? लिखाता हूँ, डोंट वरी। चेक ट्रंकेशन सिस्टम। मैं बिहार का हूं, मैं मुंबई आया, मैंने 12,000 का चेक फोकस को डोंबिवली में दिया। अगर ये CTS चेक नहीं होता तो सर अपने डोंबिवली वाले ब्रांच में उस चेक को जमा करते। डोंबिवली में सर का अकाउंट अगर IOB बैंक में है तो IOB बैंक में जमा करते, और मेरा अकाउंट अगर पटना के SBI में था, है ना, तो मैं SBI का चेक देता, सर अपने IOB बैंक में जमा करते। यहाँ से IOB बैंक के ये हेडक्वार्टर में जाता जो BKC कॉम्प्लेक्स में है। BKC कॉम्प्लेक्स से ये निकलता और ये जाता कहाँ पे, तो रेल मेल सर्विस RMS में जाता, CST में जाता। वहां से ये बोरे में रख के ये आपके मालगाड़ी ट्रेन जिसके भी जरिए हो ये आपके पहुंच जाता पटना। पटना में फिर ये पहुंचता IOB के हेड ऑफिस, फिर IOB के हेड ऑफिस से ये SBI के ब्रांच से पहुंचना, और SBI के ब्रांच से फिर ये मेरे ब्रांच से पहुंचता। इसमें ये टाइम लग गया 17 डेज। और वहां पे मैंने क्या किया, मैंने पैसे निकाल लिया, फिर ये उसी प्रोसेस से चेक रिटर्न होता और फिर सर को मिल जाता, और इस बीच में 1.5 महीने का समय लग गया। तब तक मैंने DI भी कंप्लीट कर लिया, सिटिंग अरेंजमेंट भी कंप्लीट कर लिए, सिलोजिज्म भी कंप्लीट कर लिया, आपके क्या है वो क्वालिटी को सब कंप्लीट कर लिया 1.5 महीने के अंदर। 2 बैच अटेंड करके लॉस किसका होगा, फोकस हाँ? फोकस का। हाँ, इस कारण से बैंक ने क्या बोला, RBI ने क्या बोली, ऐसे कंडीशन में पार्टी का लॉस होता है तो क्यों ना हम इस फिजिकली क्लियरिंग ऑफ चेक को बंद करके उस चेक का सिर्फ इमेज हम स्कैन कर लें। फिजिकल क्लियरिंग ऑफ चेक को स्टॉप कर दिया गया 2010 में, और उस चेक का सिर्फ इमेज स्कैन होता है, और इमेज स्कैन होने के बाद वो एक सर्वर पे अपलोड हो जाता है। उस सर्वर का नाम है, पढ़े क्या लिखा है बोर्ड पे, ये ऐसा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक डिजिटल पेमेंट का फादर है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिकल क्लियरिंग ऑफ चेक को बंद करके इमेजिनरी क्लियरिंग ऑफ चेक कर दिया गया, जिसको हमने नाम दिया CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010। अगर इस चेक पे ऐसा कोई बारकोड बना हुआ है या ऐसा कोई वेव आपको दिख रहा है, इट मींस ये चेक CTS चेक है, एंड एज पर RBI गाइडलाइन इंडिया के किसी भी कोने का चेक होगा हैज टू बी क्लियर विद इन 48 आवर्स। ये ठीक है 2-3 दिन 4 दिन लग जाते हैं मुंबई में भी, बट अगर RBI की बात करें तो RBI कहता है 48 घंटे के अंदर खाते में पैसे आने चाहिए। हर एक बैंक में स्कैनर मशीन है, आपने अगर चेक किसी दूसरे बैंक का जमा किया तो वो बैंक सिर्फ स्कैन करती है, ऑटोमेटिक उसका एक जो क्लोन है वो दूसरे बैंक को दिखने लगता है। फिर वहां पर वो देखते हैं कि उसका साइन मिल रहा है कि नहीं, जो बैंक का लोगो है हाइपर मार्क है वो दिख रहा है कि नहीं, जो चेक है वो ऐसा तो नहीं जेरोक्स चेक है, वो ओरिजिनल चेक इंस्ट्रूमेंट है या नहीं, है ना। UV लैंप से हम देखते हैं, अगर कोई 2 लाख या उससे बड़े का चेक है तो हम UV लैंप से देखते हैं, उसके अंदर इंडिकेटर होता है ना, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है कि नहीं। तो ये तमाम बातें हैं जो आपके CTS में आया है, और अभी फिजिकल क्लियरिंग चेक बंद हो चुका है। डन। यस सर। अरे जनता सो गया क्या मुंबई वाला? यस सर। हो गए क्या? नो सर। हेलो सर।
बोलिए क्या हो गया? सर 48 वाला थोड़ा नहीं समझ में आया, नेटवर्क इशू था। 48 क्या मैंने बोला? 48 आवर्स। 48 आवर्स का मतलब 2 वर्किंग डे मैडम। आपने अगर बैंक में चेक जमा किए हैं तो 2 दिन के अंदर पैसे आ जाना चाहिए। उसी 2 दिन को हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया तो 48 आवर्स बोला। ओके सर। ठीक है, चलो आगे। हाँ सर चलो। अगर कोई भी चेक जिसपे अमाउंट 2 लाख या उससे ज्यादा लिखा हुआ है, उस चेक को जिस नाम से हम ट्रीट करते हैं वो चेक है हाई वैल्यू चेक, है ना। जैसे आप अगर बैंक में जाइएगा तो 200 चेक अगर एक दिन में ड्रॉप बॉक्स में आप गिरते हैं तो 200 में से 20-25 ही चेक ऐसा होगा जो हाई वैल्यू चेक के रूप में आपको दिखेगा, जिसमें 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए लिखा होता है। तो वैसे चेक का क्लियरिंग जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि अगर बाद में कस्टमर ने इंटरेस्ट हमसे मांगा तो बहुत ज्यादा बैंक का नुकसान होता है। तो जनरली हम क्या करते हैं, या फिर जो बैंक का मैसेंजर वो क्या करता है, सॉर्टिंग करता है। सॉर्टिंग में से पहले बड़े अमाउंट का चेक निकाल देता है, उसका जो स्कैनिंग है हम सेम डे में करते हैं, और जो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 के चेक हैं वो एक दिन के बाद भी होगा तो कोई इशू नहीं है। बट आपसे पूछा जाता है कि हाई वैल्यू चेक किस चेक को हम कहते हैं? 1 लाख एंड अबव, 2 लाख एंड अबव, 5 लाख एंड अबव, 10 लाख एंड अबव? आंसर किसमें लगाइएगा आप? मोर देन 2 लाख। मिनिमम कितना होना चाहिए सर? And above check considered as high value check. क्या बोले सर आप? सर अमाउंट फिर से बोलो। The amount mentioned on instrument if exceed 2 lakh, the check will be considered as high value check. अगर चेक पे अमाउंट 2 लाख लिखा हुआ है या फिर 5 लाख लिखा हुआ है, 20 लाख लिखा हुआ है, तो बैंक इसे जिस रूप में देखती है उसको हम हाई वैल्यू चेक कहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि अगर 200 चेक आपके पास बैंक में जमा हुआ है तो उसमें सबसे पहले क्लियरिंग अगर किसी चेक का बैंक वाले करते हैं तो हाई वैल्यू चेक का क्लियरिंग करते हैं। क्योंकि अगर 4 दिनों के बाद क्लियर हुआ और 2-3 दिन और बैंक की अगर छुट्टी हो गई और इस कस्टमर ने बाद में पैसा मांगा बैंक से कि एज पर RBI 48 आवर्स में क्लियर होने चाहिए, आपने 6 दिन के बाद क्लियर करके दिया है, तो मुझे इस 20 लाख रुपए का इंटरेस्ट दीजिए 2,000 रुपया, बैंक वाले कहाँ से देंगे, है ना। इस कारण से हाई वैल्यू चेक का क्लियरिंग हम पहले करते हैं। मैसेंजर बैठा होता है, मैसेंजर सामने डब्बा खोलता है, वहां से 2 लाख या 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख वाले चेक पहले निकालता है, उसको उठा के कैशियर को देता है, कैशियर अपने मशीन में डालता है, वहां पे स्कैन होता है, उस स्कैन की एक क्लाउड इमेज NPCI के सर्वर पर अपलोड होती है। नेक्स्ट डे कस्टमर के अकाउंट में पैसा आ जाता है, कस्टमर भी खुश, बैंक भी खुश। ओके यस। अभी मेरे से क्वेश्चन पूछिए, क्या नहीं समझ में आया। अंत में ये 5 अकाउंट के 5 टाइप के डेफिनेशन लिखाऊंगा और आपको घर विदा कर दूंगा। पूछो मेरे से क्या नहीं समझ में आया। सर CTS का थोड़ा नहीं समझ में आया। CTS में कुछ समझने के लिए है ही नहीं। CTS में मैं क्या बोला कि स्कैन हो रहा है अगर, तो वो CTS चेक है। स्कैन तभी होगा जब उसमें ये बारकोड आपको दिखेगा। अगर किसी के पास 2010 से पुराना चेक है, 2013 से पुराना चेक है, तो उसमें देखो ये रहेगा ही नहीं। तो ये रहेगा ही नहीं, स्कैनर जो मशीन है उसमें वो चेक जाएगा ही नहीं, है ना। तो CTS का मतलब है चेक ट्रांकेशन, CRUN, है ना, CRUNCTION, चेक ट्रांकेशन सिस्टम। ये कहता है कि आप फिजिकल चेक ट्रेवल नहीं करेंगे, एक बैंक से दूसरे बैंक, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच नहीं जाएंगे। सिर्फ इसका एक फोटो खींचने का व्हाट्सएप पे जैसे आप डालते हैं वैसे ही NPCI पे डाला जाता है, चेक क्लियर हो गया। नेक्स्ट सर मुझे एक बाउंस चेक का डाउट है। आप अभी मतलब बोले कि अभी दूसरे पेमेंट को 4,800 का पेमेंट करना है और मेरे अकाउंट में 5,000 है, तो पेमेंट नहीं होगा ना, क्योंकि बैंक सेविंग अकाउंट में भी थोड़े पैसे रहने चाहिए ना, मतलब एज पर द मतलब फेडरल बैंक का कैसे 1,000 रुपए तो रहने ही चाहिए मिनिमम। तो 4,800 का पेमेंट करेंगे तो 200 रुपए आपके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं। आपने अगर 5,000 का चेक दिया तो पास होगा।
आपने अगर 4,999 का चेक दिया फिर भी पास होगा, आपने अगर 4,800 का चेक दिया तो भी पास होगा। ठीक है, वो अलग बात है कि जो मिनिमम एवरेज बैलेंस है वो आपको 2,000 या 1,000 एज पर सिटी मेंटेन करनी है। अगर आपने नहीं किया तो उसकी अलग पेनल्टी है, लेकिन एज ऑन डेट आपके अकाउंट में 5,000 इज योर अवेलेबल बैलेंस। तो उस 5,000 में आपने अगर चेक दिया तो उसमें बैंक में 1,000 रुपए रहने हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, 5,000 आपके अकाउंट से निकल जाएगा। ठीक है, बाद में आपको पेनल्टी लगेगा कि 1,000 रुपए आपको मेंटेन करने थे, आपने जो मेंटेन नहीं किया उसके ये 48 रुपीज चार्जेस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5,000 का चेक दिया आपने, 4,800 का चेक दिया, आपके अकाउंट में 5,000 रुपए हैं और नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा साहब। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सर वो गिफ्टेड चेक और एक बार फिर समझाना, आपने बोला था। इफ देयर इज नो नेगोशिएशन इन बिटवीन, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ रहे हैं? सर अभी कौन सा इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं? तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं ना? हाँ सर। हमने कंप्यूटर परचेज किया तो हमने निगोशिएशन किया है कि मुझे 48,000 में दो, है ना? लेकिन हम आपके शादी में चले गए, उसमें क्या है निगोशिएशन? वो तो गिफ्ट है। इफ देयर इज नो निगोशिएशन इन बिटवीन, अच्छा मतलब कोई रिलेशन नहीं है उनके? कोई मतलब कोई रिलेशन नहीं है उन दोनों के बीच में, मतलब कोई संबंध नहीं है, मतलब सर कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली गिफ्टेड कर दिया तो ऐसा बोल रहे ना? हेलो हेलो, बोलो सर मतलब दोनों जन के बीच में कोई संबंध नहीं है, ऐसा बोल रहा था। हाँ, डायरेक्ट अगर हमारा नहीं संबंध वाली बात नहीं है। अगर हमने जैसे साहिल के पास में गया था और साहिल से बोला होता कि आपसे मुझे क्या नोट्स लेना है, हमारे पास कोई एविडेंस है कि हमने ये चीज साहिल से परचेज किया है, उसका पेमेंट मुझे करना था साहिल को और मैंने नहीं किया, और उस कंडीशन में चेक अगर बाउंस हो गया, मेरे पास कोई एविडेंस है उसका, तो मैं साहिल को कोर्ट में बुला सकता हूँ। अगर कोई एविडेंस नहीं है साहिल को मैं बुला नहीं सकता। उसने मुझे चेक दिया था या उसका चेक गिर गया था, उस चेक को मैंने अपने अकाउंट में लगा दिया, इसके बीच में कोई निगोशिएशन ही नहीं है, तो साहिल को मैं कोर्ट में बुला ही नहीं पाऊंगा, उसको 138 लगा ही नहीं पाऊंगा मैं। माइक ऑफ करो, बाकी जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं माइक ऑफ कीजिए। डिसऑनर ऑफ चेक में चार्जेस लगते हैं? यस, जब बाउंस में, जब उसके बच्चे बाउंस में चार्जेस लगेगा तो डिसऑनर में क्यों नहीं लगेगा? आपने बैंक का टेक्नोलॉजी खाया है, आपने बैंक की सर्विस का टाइम खाया है, आपने स्कैनर मशीन के जो कार्टेज का प्रिंट है उसका आपने समय खाया है, तो डिसऑनर का जो चार्ज लगेगा ही लगेगा आपको, है ना? सर डिसऑनर में क्या डिफरेंस है? लिखे पहली बात बाउंस ऑफ चेक, आपके क्लास की 5 बातें लिखे बाउंस ऑफ चेक, बाकी की बातें मैंने स्टार्ट नहीं लिखा है क्योंकि लास्ट क्लास ऑलरेडी लिखा दिया था, जिनकी वीडियो छूट गई है वहां जाके आप प्रिंट डाउन कर सकते हो उन फैक्ट को, बट रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, समझा सकता हूं बट लिखा नहीं सकता हूं, पुरानी बात है। लिखे आज की क्लास की नई बात बाउंस ऑफ चेक, सामने में लिखे बाउंस ऑफ चेक इज द टाइप ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, बाउंस ऑफ चेक इज द टाइप ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक, bounce of check is a type of dishonor of check when there is insufficient amount, when there is insufficient amount, when there is insufficient amount in the account of drawer, when there is insufficient amount in the account of drawer। अभी drawer समझ में आ रहा है ना? ये दिख नहीं रहा है। Yes sir। When there is insufficient amount in the account of drawer, नेक्स्ट पॉइंट लिखें इसी में नोट अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन नंबर 138, under negotiable instrument section number 138,
Payee can sue the drawer. Payee can sue the drawer in the court of law. Payee can sue, S-U-E, sue the drawer in the court of law. In the court of law. Next लिखे हैं dishonor Sir, to of go check the drawer. in the court of law. Pay to go the drawer. Payee can sue, S-U-E, sue मतलब लीगल वर्ड है ये, केस कर मतलब कर सकना ना केस वगैरह। हाँ SUE का मतलब केस वगैरह करते वही ना सर? ओके सर ये इंस्ट्रूमेंट के बाद क्या आता है? क्या हो गया? सेक्शन 1CA अंडर सेक्शन 138 138 नेक्स्ट लिखे डिसऑनर ऑफ स्टेट बाय एनी मींस, डिसऑनर लिखे हैं बाय एनी मींस सच एज सिग्नेचर डिफर्स। सर फिर से बताओ क्या बोला सर? सर नहीं समझ रहा है। डिसऑनर ऑफ चेक में लिखा है बाय एनी मींस, by any means such as draw signature differs, by any means such as signature differs, alteration on instrument, alteration कुछ खास छोटा आपने किया है, by any means such as signature differs, alteration on instrument, payee name and account number differs, payee name and account number differs, when the check is returned, when the check is returned, when the check is returned to drawer, when the check is returned to drawer called dishonor of check, when the check is returned to drawer called dishonor of check. नेक्स्ट लिखा है, सुने एक बात, अगर इस पूरे चेक में आपने कोई भी छेड़खानी किया है, 5,000 को आपने फिर से करेक्शन किया, साइन किया आपने, राम कुमार में कोई करेक्शन किया, फिर से आपने अपना साइन किया है, कोई भी साइन अल्टरेशन आपने किया है, चेक विल बी डिसऑनर्ड। समझ में आया? आवाज आ रही है ना? हाँ सर हाँ सर आ रही है। अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई भी छेड़खानी आपने किया है, पहले क्या करते थे, पहले हम अपना साइन करते थे, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा किया, साइन करते थे ड्रॉअर का और फिर चेक पास हो जाता है। सीटीएस ये कहता है अगर आपने चेक के ऊपर कोई भी अल्टरेशन किया है, चेक विल बी डिसऑनर्ड एक्सेप्ट डेट। अगर डेट को आपने रिवैलिडेट किया और मैंने ही अपना साइन किया है, अकाउंट होल्डर का साइन यहाँ पे है, तो चेक पास होगा। अदर देन डेट, अदर देन रिवैलिडेशन ऑफ चेक, किसी भी जगह पे आपने अल्टरेशन किया, 10 बार किया, 100 बार साइन क्यों ना कर दें, अंडर सेक्शन छोड़ दीजिए, अंडर सीटीएस चेक विल बी डिसऑनर्ड। ठीक है, नोट लिखे, नोट लिखिए, एक्सेप्ट रिवैलिडेशन ऑन चेक, एक्सेप्ट रिवैलिडेशन ऑफ चेक। रिवैलिडेशन का मतलब चेक एक्सपायर हो गया है, लेकिन आपने 7वें महीने को 9वां महीना कर दिया और आपका साइन कर दिया, एक्सेप्टेड, नो इशू, बट ड्रॉअर का सिग्नेचर होना चाहिए उस अल्टरेशन पे। एक्सेप्ट रिवैलिडेशन ऑफ चेक, any alteration will not be accepted, any alteration का हिंदी क्या होता है? any alteration, हाँ
चेंजेस अल्ट्रेशन मतलब कुछ खराब होता है, आपने कोई बदलाव करने की कोशिश किया है। हाँ, कुछ बदलाव चेंजेस करने की आपने कोशिश किया है। एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन ऑफ चेक एनी अल्ट्रेशन ऑन इंस्ट्रूमेंट ऊपर है, नीचे तो नहीं है। चेक विल बी। कहाँ? अरे भाई माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? चेक विल बी डिसऑनर्ड। सर प्लीज रिपीट कीजिए ना। एक्सेप्ट रीवैलिडेशन ऑफ चेक। रीवैलिडेशन का मतलब क्या हो गया कि चेक के डेट के ऊपर आपने कोई अल्टरेशन किया है तो एक्सेप्ट होगा, लेकिन अगर डेट के अलावा कहीं भी रीवैलिडेशन किया है तो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट लिखें। सर एक सर, आगे का एक्सेप्ट रीवैल्यूएशन आगे का नहीं बोल रहे हैं। Accept revalidation of check, comma, any alteration on the instrument will not be accepted. Full stop. Check will be dishonored. Accept revalidation of check, any alteration on the instrument will not be accepted. Hence, check will be dishonored. ओके, नेक्स्ट लिखे हैं थर्ड, एनआई एक्ट सेक्शन नंबर 18, एनआई एक्ट सेक्शन नंबर 18 लिखे इफ वर्ड एंड फिगर अमाउंट डिफर, एनआई एक्ट सेक्शन नंबर 18, इफ वर्ड एंड फिगर अमाउंट डिफर। वर्ड एंड फिगर समझ में आया ना क्या बोला मैंने? Yes sir. If word and figure amount differs, word amount will be payable. Section number NI Act 18, negotiable instrument section number 18 में क्या लिखा? If word and figure amount differs, word amount will be payable. नोट लिखें, word amount called legal and figure amount called courtesy. Figure amount called courtesy. Next लिखें high value check. High value check लिखिए, when check amount is 2 lakh and above, when check amount is 2 lakh and above, considered as high value check. When check amount is 2 lakh and above, considered as high value check. और अंत में लिखे हैं CTS 2010। CTS को जब भी अपने जुबान से बाहर निकालिएगा उसके ईयर के साथ ही निकालिएगा, ठीक है? लिखिए CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010। CTS कब आया है? 2010 में आया है CTS 2010। सर फुल फॉर्म क्या बोले? हाँ, CTS का फुल फॉर्म क्या बोले? चेक ट्रंकेशन। ट्रंकेशन का स्पेलिंग देखो, ऊपर लिखा मैंने CRUNCTION, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। कब आया है? 2025 ना? 2010। CTS 2010 लिखें। Instead of physical clearing of check, instead of physical clearing of check,
image based check सर फिर से रिपीट करो। instead of physical clearing of check. CTS 2010 में लिखो, चेक ट्रांसलेशन सिस्टम 2010 में लिखो, instead of physical clearing of check, comma image based check clearing system introduced. Image based check clearing system सर introduced. 2010 में ही हुआ है ना ये भी? Yes, ये भी सर क्या आप और क्या कौन सा बोल 2010 में हुआ है? यही तो 2010 में हुआ है और कौन सा 2010 में हुआ है? आपने कॉमा के बाद सर क्या बोला, वापस रिपीट? कॉमा के बाद CTS बोला है ना समझ रहा सर नहीं आपने है। पहले। क्या बोला मैंने? CTS। हाँ 2010 2010। सर आपने इन स्पीड बोला कि क्या? इंस्टेड स्पीड बदले में INSTEAD Instead of physical clearing. instead of physical clearing of check. क्या मैं तोतला तो नहीं हूँ? मेरी आवाज तोतलेपन से आ रही है क्या? सर मोटा आपका आवाज। हाँ चलो ये डिस्टेंस का फर्क है, मैं हैदराबाद में आप लोग मुंबई में, तो ये इस चीज की ये डिस्टेंस का फर्क है। इंस्टीड ऑफ फिजिकल क्लियरिंग ऑफ चेक, इंस्टीड ऑफ फिजिकल क्लियरिंग ऑफ चेक, इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम। नहीं समझ, लिखो ना। सर ये समझ नहीं रहा है। इमेज दिख रहा नहीं है, बहुत ज्यादा उधर नहीं चले दिख रहा है, ये दिख रहा है ये बोर्ड। हाँ Image based check clearing system. इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम introduced called okay image instead of physical clearing of check, image based check clearing system introduced called CTS 2010। ठीक है, यहीं तक की बात आज रखेंगे। नए क्लास में हम जब जुड़ेंगे तो किसी नई अवधारणा के साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे रिक्वेस्ट, नए क्लास में जुड़ने से पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है उसका गो थ्रू हो लें। अगर आप उस लास्ट क्लास में नहीं बैठे हैं तो वो वीडियो आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है, चाहे तो लर्न बियॉन्ड के आपके प्लेटफॉर्म पे मिलेगा या फोकस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, दोनों ऑप्शन आपके पास है। वहां पर जाके आप उस वीडियो को देखें, सही अवधारणा को समझें, कुछ क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, उसको प्रिंट डाउन करें, नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछें। यहीं पे आपको मैं छोड़ता हूँ, अलविदा आप लोगों से कहता हूँ, क्योंकि मेरी सर लर्न बियॉन्ड पे भी रहता है। हाँ लर्न बियॉन्ड पे भी रहता है हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो यहीं पे मैं आपको छोड़ता हूँ, मेरी एक इंटरव्यू क्लास शेड्यूल है थोड़ा सा, इस कारण से आज मैं कोई भी क्वेश्चन आपका इंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपके पास जो भी क्वेश्चन होगा मेरे से बिंदास पूछ सकते हैं। ओके, गुड नाइट। Bye. Good night, sir. Bye.